हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग हिंदी शिक्षा शास्त्र के अधिगम एवं अर्जन चैप्टर से 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला भाग है अधिगम से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ क्या है? तो ए ज्ञान प्राप्त करना, बी है अनुभव प्राप्त करना, सी है व्यवहार में परिवर्तन या डी है उपरोक्त सभी। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना भी होता है, अनुभव प्राप्त करना भी होता है और व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। अधिगम से व्यक्ति के व्यक्तित्व में, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? ए अभ्यास, बी समझ, सी अनुभव या डी सभी। तो अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो अधिगम अभ्यास, समझ और अनुभव, इन तीनों पर ही आधारित होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सभी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौशल अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए है अभ्यास, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी अनुशासन या ऑप्शन डी है सामाजिक प्रभाव। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कौशल अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो कौशल अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रतिफल, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी भाषा या ऑप्शन डी बौद्धिकता। तो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अधिगम सिद्धांतों में पुनर्बलन का क्या अर्थ है? सीखने की पुनरावृत्ति, सकारात्मक या नकारात्मक प्रेरणा, सी समझ या डी उपरोक्त सभी। तो अधिगम के सिद्धांतों में पुनर्बलन का अर्थ होता है सकारात्मक या नकारात्मक प्रेरणा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्किनर के अधिगम सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ए क्लासिकल कंडीशनिंग, बी ऑपरेटेड कंडीशनिंग, सी संज्ञानात्मक अधिगम या डी निर्माणवादी अधिगम। तो इस स्किनर के अधिगम सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो स्किनर के अधिगम सिद्धांत को कहा जाता है ऑपरेटेंट कंडीशनिंग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? ए पावलोव, बी ब्रूनर, सी पियाजे या डी थॉर्नडाइक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो ये दिया है पियाजे ने। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी पावलोव या ऑप्शन डी है ब्रूनर। क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग किया था पावलोव ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतत, एक बार होने वाली, स्वचालित व या असंगत। तो अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? अधिगम एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सीखने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ए व्याख्यान, बी संवादात्मक अधिगम, सी रटने की प्रक्रिया या डी अनुकरण। तो सीखने के लिए सबसे प्रभावी विधि है संवादात्मक अधिगम। संवाद के द्वारा जो अधिगम होता है, बातचीत के दौरान जो सीख मिलती है बच्चों को, जो सीखने को मिलता है, वो सबसे प्रभावी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब भाग 2 अर्जन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा अर्जन प्रक्रिया किस आयु में अधिक प्रभावी होती है? 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष,
13 से 18 वर्ष या 19 से 25 वर्ष। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया 0 से 5 वर्ष की आयु में सबसे अधिक प्रभावी होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भाषा अर्जन के प्रमुख सिद्धांतकार कौन हैं? ए चॉम्स्की, बी पियाजे, सी स्किनर या डी थॉर्नडाइक। तो भाषा अर्जन के प्रमुख सिद्धांतकार कौन हैं? तो वो हैं चॉम्स्की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से कैसे होता है? ए सामाजिक संपर्क से, बी व्याख्यान द्वारा, सी अभ्यास द्वारा या निर्देशित शिक्षण द्वारा। तो भाषा अर्जन कैसे होता है? भाषा को कैसे सीखा जाता है, कैसे अर्जित किया जाता है? तो भाषा स्वाभाविक रूप से सामाजिक संपर्क के द्वारा अर्जित होने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? ए अर्जन स्वाभाविक होता है, अधिगम औपचारिक होता है, बी अर्जन कठिन होता है, अधिगम सरल होता है, सी अर्जन विद्यालय में होता है, डी अधिगम केवल मातृभाषा में होता है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है और एकदम करेक्ट अंतर है। अर्जन स्वाभाविक होता है और अधिगम औपचारिक होता है। अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना, उसे गेन करना, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अधिगम क्या है? स्कूल में हम सीखते हैं, और अर्जन जो भाषा अर्जन है वो स्वाभाविक रूप से अपने परिवार के बीच में या समाज के बीच में रहकर हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है, अर्जन स्वाभाविक होता है और अधिगम औपचारिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भाषा अर्जन के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ए सामाजिक वातावरण, बी आयु, सी बौद्धिक क्षमता या डी उपरोक्त सभी। तो भाषा अर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है सामाजिक वातावरण भी है, आयु भी है और बौद्धिक क्षमता भी है। इस तरह से हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भाषा अर्जन के दौरान बच्चा सबसे पहले किस कौशल को सीखता है? लेखन, पठन, श्रवण और बोलना या व्याकरण। तो भाषा अर्जन के दौरान बच्चा सबसे पहले किस कौशल को विकसित करता है? तो भाषा अर्जन के दौरान बच्चा सबसे पहले सुनना और बोलना इसे अर्जित करता है। इस कौशल को पहले विकसित करता है। पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद उसे धीरे धीरे सीख कर बोलना शुरू करता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन का प्रमुख नियम क्या है? ए अनुकरण करना, बी अभ्यास करना, सी प्रयोग एवं त्रुटि या डी सभी। तो भाषा अर्जन का प्रमुख नियम है ये तीनों। अनुकरण, भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा भी सीखा जा सकता है, अभ्यास से भी सीखा जा सकता है, प्रयोग और त्रुटि के द्वारा भी सीखा जा सकता है। इसलिए हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भाषा अर्जन की संवेदनशील अवधि कब होती है? तो भाषा अर्जन की संवेदनशील अवधि कब होती है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी वयस्कावस्था या डी वृद्धावस्था। तो भाषा अर्जन की संवेदनशील अवधि होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था को ही भाषा अर्जन की संवेदनशील अवधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। भाषा अर्जन के संदर्भ में LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है भाषा को समझने और अर्जित करने की प्राकृतिक क्षमता, बी है भाषा सिखाने की तकनीक और सी है भाषा शिक्षण उपकरण, डी है उपरोक्त सभी। तो हमसे क्या पूछा गया है कि LAD का अर्थ क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का अर्थ क्या होता है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का अर्थ होता है भाषा को समझने और अर्जित करने की प्राकृतिक क्षमता। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। भाषा अर्जन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी व्यवहारवादी सिद्धांत, सी निर्माणवादी सिद्धांत या डी उपरोक्त सभी। तो भाषा अर्जन
किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो भाषा जनसंज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और निर्माणवादी सिद्धांत, इन तीनों पर आधारित होता है। इस तरह हमारा आंसर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, माफी चाहूंगी दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है उसमें कुछ मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो आप सबसे मैं माफी चाहती हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 होना चाहिए था, जो कि 31 है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे सबसे पहले किस विधि से सीखते हैं? ए अनुकरण, बी समझ, सी अभ्यास या डी स्मरण। तो बच्चे सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है तो वो घर वालों को देखता है, घर अपने फैमिली मेंबर्स को देखता है कि फैमिली मेंबर्स कैसा बर्ताव कर रहे हैं, और बच्चे उसी को सीखते हैं जो परिवार में या परिवार के आसपास माहौल में होता है। तो बच्चा सबसे पहले किस चीज से सीखता है? तो वो है अनुकरण के माध्यम से। बच्चा सबसे पहले अनुकरण करता है और उसी विधि से सीखता है। आगे बढ़ते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार सीखना पर्यावरण से प्रभावित होता है? ए व्यवहारवाद, बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी है निर्माणवाद या डी है गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो किस सिद्धांत के अनुसार सीखना पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो वो है व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद से सीखना ही पर्यावरण से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा अधिगम के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? भाषा अधिगम के लिए सबसे प्रभावी तरीका है ऑप्शन ए रटने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी संवादात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी है व्याख्यान या ऑप्शन डी है लिखित परीक्षा। तो भाषा अधिगम के लिए सबसे प्रभावी तरीका होता है संवादात्मक शिक्षण। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि 24 होना चाहिए था, बट ये 34 प्रिंट हो गया है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए है प्रयास एवं त्रुटि, ऑप्शन बी है प्रेरणा, ऑप्शन सी है स्मरण या ऑप्शन डी है मानसिक शांति। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? तो वो होती है प्रयास एवं त्रुटि। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं करता है, यह विचार किसका है? ज्ञान का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं करता है, यह विचार है ए पियाजे, बी स्किनर, सी ब्रूनर या डी पावलोव। तो ज्ञान का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं करता है, यह विचार है ब्रूनर का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा अधिगम की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, इसे किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए चामस्की, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की या ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, इसे किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका प्रतिपादन चॉम्स्की ने किया है। अगला क्वेश्चन है, सीखने में संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है आयु, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी आनुवंशिकता या ऑप्शन डी सभी। तो हमसे क्या पूछा गया है? सीखने में संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है इन तीनों पर, आयु, अनुभव और आनुवंशिकता। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए शिक्षक का व्यवहार, बी अभ्यास, सी पारिवारिक वातावरण या डी है मानसिक विकास। तो अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है मानसिक विकास। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्किनर के ऑपरेटेंट कंडीशनिंग सिद्धांत में पुनर्बलन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है सीखने को मजबूत करना, ऑप्शन बी है याददाश्त बढ़ाना, ऑप्शन सी है गलतियों को खत्म करना और ऑप्शन डी है ज्ञान बढ़ाना। तो स्किनर के ऑपरेटेंट कंडीशनिंग सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य है सीखने को मजबूत करना। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में सीखने की गति किस कारक से प्रभावित होती है? ए बौद्धिक क्षमता, बी सामाजिक वातावरण, सी व्यक्तिगत रुचि या डी सभी। तो बच्चों में सीखने की गति किस कारक से प्रभावित होती है? तो बच्चों में सीखने की गति बौद्धिक क्षमता से भी प्रभावित होती है,
सामाजिक वातावरण से भी प्रभावित होती है और व्यक्तिगत रुचि से भी प्रभावित होती है। इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? ए, संचार का अवसर, बी, व्याकरण की जानकारी, सी, शब्दावली या डी, पढ़ाई का समय। तो भाषा अर्जन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है संचार का अवसर। अगर संचार का अवसर, बातचीत का अवसर मिलेगा तो उसमें भाषा अर्जन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए भाषा अर्जन के लिए सबसे आवश्यक तत्व संचार का अवसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में बालक की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है? ग्रहणशीलता, अनुकरण या प्रयोग। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में बालक की सबसे बड़ी भूमिका होती है उपरोक्त सभी। ग्रहणशीलता, अनुकरण और प्रयोग, ये तीनों सीखने की प्रक्रिया में बालक की सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा होता है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जैसा आप सभी जानते हैं, संवेदी मोटर अवस्था या संवेदी गामक अवस्था या इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है, ये 0 से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 7 वर्ष और ठोस संक्रियात्मक अवस्था होता है 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है 11 से 18। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। किसके अनुसार? तो पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकटतम विकास क्षेत्र जेड-पीडी की अवधारणा किसने दी है? तो निकटतम विकास क्षेत्र जेड-पीडी की अवधारणा दी है वाइगोत्स्की ने। निकटतम विकास के क्षेत्र की अवधारणा वाइगोत्स्की का है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सूचना प्रदाता, मार्गदर्शक, ऑप्शन सी है नियंत्रणकर्ता या ऑप्शन डी केवल परीक्षक। तो सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो वो होती है मार्गदर्शक के रूप में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक का भाषा अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ए, व्यवहारवाद, बी, निर्माणवाद, सी, संज्ञानात्मक सिद्धांत या डी, सभी। तो बालक का भाषा अधिगम इन तीनों पर आधारित होता है, व्यवहारवाद, निर्माणवाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस तरह हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में सीखने की उच्चतम क्षमता किस अवस्था में होती है? पहला है बचपन, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था या डी है वृद्धावस्था। तो बालकों में सीखने की उच्चतम क्षमता बचपन में ही होती है। तो ये है शैशवावस्था या बाल्यावस्था भी कहा जा सकता है। तो बालकों में सीखने की उच्चतम अवस्था होती है बचपन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक प्रक्रिया को कौन सा सिद्धांत समर्थन देता है? ऑप्शंस हैं, ए, भाषा जैविक रूप से अंतर्निहित होती है, बी, भाषा केवल सामाजिक प्रभाव से सीखी जाती है, सी है भाषा केवल स्कूल में सीखी जाती है या डी है भाषा केवल वयस्कता में समझी जा सकती है। तो हमसे क्या पूछा गया था? तो हमसे पूछा गया था भाषा अर्जन की स्वाभाविक प्रक्रिया को कौन सा सिद्धांत समर्थन देता है। तो वो सिद्धांत कौन सा है? तो वो सिद्धांत है भाषा जैविक रूप से अंतर्निहित होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को रटाने पर बल देना चाहिए, अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना चाहिए या केवल परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की कक्षा में अधिगम सबसे प्रभावी होता है? अनुशासित और संवादात्मक, बी, केवल अनुशासित, सी, केवल शिक्षक केंद्रित या डी, जहां केवल परीक्षा पर जोर दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि केवल शब्द आते ही वो निगेटिव आंसर हो जाता है। तो केवल इसमें भी है, केवल इसमें भी है और केवल इसमें भी है, और हमसे यहाँ पे पॉजिटिव पूछा गया है, सबसे प्रभावी पूछा गया है। तो हमारे पास क्या बच गया? तो हमारे पास बचा है ऑप्शन ए, अनुशासित और संवादात्मक। किस प्रकार की कक्षा में अधिगम सबसे प्रभावी होता है? तो अनुशासित और संवादात्मक कक्षा में अधिगम सबसे अधिक प्रभावित होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर कुछ 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास ही अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का मुख्य तत्व क्या है? तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का मुख्य तत्व क्या है? तो वो है प्रतिफल। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 3 है, व्यवहारवादी अधिगम का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो व्यवहारवादी अधिगम का मुख्य सिद्धांत है प्रेरणा और पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? किसके ऊपर प्रयोग किया था पावलोव ने? तो पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से कैसे होता है? तो कैसे होता है भाषा अर्जन? सामाजिक संपर्क से। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कितने चरणों में विभाजित है? तो मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत 4 चरणों में विभाजित है। ऑपरेटेंट कंडीशनिंग में मुख्य कारक क्या होता है? तो ऑपरेटेंट कंडीशनिंग में मुख्य कारक होता है पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चे किस प्रकार से भाषा सीखते हैं? तो बच्चे अनुकरण और अभ्यास के द्वारा भाषा को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? तो अर्जन स्वाभाविक होता है और अधिगम औपचारिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक क्या होता है? तो शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।